देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में आज आप खास टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में हिंदुस्तान की नई ताकत का एहसास करेंगे। अगला युद्ध हिंदुस्तान रोबोटिक तकनीक से लड़ने के लिए तैयार है। साथ ही पहली बार आप टीवी पर गलवान हिंसा के 8 बुज़दिल चीनी जनरल से मिलेंगे। वो कायर ड्रैगन के जनरल जिन्होंने गलवान की साजिश रची। साथ ही आपको दिखाएंगे कोझिकोड प्लेन हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा, क्या टल सकती थी क्रैश लैंडिंग। और पहली बार रिया की डायरी का एक पन्ना सामने आया। आपको रिया के इमोशनल अत्याचार के बारे में भी बताएंगे। शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। और आज आप टीवी पर पहली बार 8 खूनी चीनी कमांडर्स को देखेंगे। वो कमांडर्स जिन्होंने गलवान वाली बड़ी साजिश रची थी, जिनके कहने पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान और चीन के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गईं। ये वो तस्वीरें हैं जो ना तो चीन भुला पाएगा और ना ही हिंदुस्तान। चीन गलवान में अपनी गर्दन तुड़वा चुका है। इस हिंसक झड़प में भारत के 30 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारतीय शूरवीरों ने चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और पहली बार चीनी सेना के उन कायर जनरलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनका दिमाग गलवान वाली साजिश के पीछे था। ये है चीनी सेना के वो 8 कायर जनरल जिन्होंने गलवान में साजिश रची थी, जिनके इशारे पर चीन की बुज़दिल सेना गलवान में घुसपैठ कर रही थी। चीनी सेना के ज्यादातर कमांडर शी जिनपिंग की पार्टी से जुड़े हैं। अब इन सभी का नाम भी जान लीजिए। जनरल झाओ जोंक्वी, वेस्टर्न थिएटर कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल शू केलिंग, कमांडर PLA ग्राउंड फोर्स। लेफ्टिनेंट जनरल वोंग क्विंग, कमांडर PLA एयर फोर्स। लेफ्टिनेंट जनरल हाई जियांग वोंग, कमांडर तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। लेफ्टिनेंट जनरल लियू वोंगलोंग, कमांडर शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल लियू लिन, कमांडर साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल लियू गेपिंग, कमांडर क्विंग हाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। मेजर जनरल क्यू शिनयोंग, कमांडर सिचुआन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। यही है वो गलवान हिंसा के 8 चीनी कायर बुज़दिल जिन्होंने साजिश रची, घुसपैठ की, और जब भारतीय सैनिकों ने उन पर करारा प्रहार किया, तब इन बुज़दिल जनरलों ने अपने सैनिकों का सम्मान तक नहीं किया। अपने मुल्क को ये तक नहीं बताया कि आखिर उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। इन्होंने बॉर्डर पर बनने वाले सैनिकों के घरवालों से झूठ तक बोला। ये सभी कमांडर चीन के तानाशाह शी जिनपिंग से जुड़े हुए हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हैं। चीन में आर्मी और पॉलिटिक्स का एक कॉकटेल सिर्फ धोखा देने के लिए जाना जाता है। बेरूत में एटम बम जैसे धमाकों को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन बर्बादी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आपको दिखाते हैं बेरूत की बर्बादी के 3 अनदेखे वीडियोज। बेरूत धमाका, अनदेखा वीडियो नंबर 1। बेरूत के घर में लगे CCTV कैमरे में शाम 5:12 का वक्त हो रहा है। अचानक धमाके के शोर की वजह से 2 लड़कियां दरवाजे के बाहर निकलती हैं। इस बीच एक और लड़की बाहर आती है। कुछ ही सेकंड बाद बेरूत पोर्ट पर इतना भीषण धमाका होता है कि हादसे वाली जगह से कई 100 मीटर दूर इस घर के दरवाजे को बारूद का बवंडर उड़ा देता है। बेरूत धमाका, अनदेखा वीडियो नंबर 2। अब बेरूत ब्लास्ट का दूसरा वीडियो देखिए। एक होटल के रिसेप्शन पर टूरिस्ट और रिसेप्शनिस्ट दिखाई दे रहे हैं। बेरूत पोर्ट पर जब पहला धमाका हुआ तो गूंज इन दोनों के कानों तक गई। थोड़ी ही देर बाद खिड़की से इन्हें ब्लास्ट की हकीकत पता चल गई। टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना टूरिस्ट ब्लास्ट का वीडियो बनाने लगा। बमुश्किल 10 सेकंड का वीडियो ही रिकॉर्ड हुआ होगा कि तबाही की दस्तक इस होटल तक आ गई। फिर जो कुछ हुआ वो आप खुद देखिए। बेरूत धमाका, अनदेखा वीडियो नंबर 3। बेरूत में 3 दिनों से मौत और तबाही का मंजर पसरा हुआ है, लेकिन तबाह हुए उसी शहर से ये नई धुन सुनाई पड़ी है। जिंदगी के फिर से उठ खड़े होने की धुन। एक बुजुर्ग महिला अपने तहस नहस हो चुके अपार्टमेंट में संगीत की धुन छेड़ रही थी। दिलों पर लगे जख्मों को भरने की नायाब कोशिश कर रही थी। पूरा घर मलबे से पटा पड़ा है। फिक्र है, शायद नाउम्मीदी भी, लेकिन तकलीफों पर काबू पाने की ये कोशिश अद्भुत है। और अब बेरूत धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। बेरूत में अब भी 60 लोग लापता हैं। धमाके के बाद ये लोग लापता रजिस्टर किए गए थे और 4 दिन बाद भी इनका कोई सुराग नहीं लगा है।
4 अगस्त को बेरूत में धमाका हुआ था। धमाके में 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 60 लोगों का नाम लापता के तौर पर लिखा गया था और अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट के धमाके में इतना विनाश कैसे हो सकता है। लेकिन अब इसका एक नया वीडियो सामने आया है और इससे पता चलता है कि महाविनाश हुआ कैसे। जब कहीं खौफनाक धमाका होता है तब धरती कांप उठती है, जर्रा जर्रा सहम जाता है, पूरा वायुमंडल बदल जाता है, कान के पर्दे फाड़ देने वाला शोर उठता है, धमाके से उठी तरंगे सीना तक चीर देती हैं। और 4 दिन पहले बेरूत में यही कुछ हुआ था। आज आप पहली बार देखेंगे कि आखिर बेरूत धमाके कितने विनाशकारी थे और इससे उठी तरंगे कैसे निकली। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जब किसी बारूद के ढेर में आग लगती है तब उसका कहर कितना ज्यादा होता है, उससे कितनी भीषण तबाही मचती है, वो महाविनाश के लिए कितना जिम्मेदार होता है। इसका अध्ययन करते हुए एक एनिमेटेड ग्राफिक बनाया गया है। इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि धमाके के फौरन बाद धमाके वाली जगह से उठी तरंगे किसी एटम बम की तरह पूरे शहर में फैलना शुरू हो गई। धमाके वाली जगह पर सब कुछ नेस्ते नाबूद हुआ ही इसने आधे से ज्यादा शहर को तबाह कर दिया। ब्लास्ट वाली जगह पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था, यानी लाखों किलो मौत का सामान। जब इतनी बारूद में आग लगेगी तब इतना खौफनाक मंजर होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि धमाके वाली जगह से उठी तरंगे बहुत ही ज्यादा तेजी से पूरे शहर में फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में इसने सब कुछ फना कर दिया। इसकी गूंज 240 किलोमीटर दूर साइप्रस की राजधानी निकोसिया तक में सुनी गई। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के जरिए बेरूत धमाकों का अध्ययन किया गया। एक्सपर्ट्स भी इन धमाकों की तीव्रता से हैरान हैं। और केरल में कोझिकोड में एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया। रनवे पर प्लेन फिसलकर खाई में गिरा और 2 टुकड़ों में टूट गया। ये कैसे हुआ, ये रिपोर्ट। कोई चीख रहा है, कोई बदहवास है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या। अफरा तफरी का आलम है, कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर। रनवे पर एक प्लेन 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है, धुएं का गुबार है और इसी गुबार के बीच 190 लोग फंसे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त ही हैं जब दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसा कितना बड़ा था इस बात की तस्दीक कर रही हैं 2 हिस्सों में तब्दील हो चुके इस प्लेन की तस्वीरें। जिस वक्त यह हादसा हुआ 190 लोग इस प्लेन में सवार थे। हादसे के वक्त चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव के कार्य में जुटी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अपने काम में लग गईं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। हादसे के बाद जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसका दिल दहल गया। प्लेन से जो भी बाहर आया उसके होश फाख्ता थे, कोई घायल था तो कोई बदहवास। फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहाँ से दी है। ये उन लोगों के नामों की लिस्ट है जो इस प्लेन में सफर कर रहे थे। इन नामों की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो काल के गाल में समा गए। विमान के पायलट कैप्टन दीपक साठे और को पायलट भी इस हादसे के भेंट चढ़ गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे के बाद विमान में धमाका नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा होती। हादसे के बाद पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनरई विजयन से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया। राहत और बचाव का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे की तस्वीरें अब भी लोगों के दिलों को दहला रही हैं। विमान हादसे के बाद दुनिया दोनों जाबाज पायलटों को सलाम कर रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली है कि कैसे आखिरी वक्त तक दोनों पायलट्स ने अपनी सूझबूझ बरकरार रखी। अगर ऐसा ना होता तो यह हादसा और भयावह हो सकता था। देखिए रिपोर्ट। विमान हादसे की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। हर कोई प्लेन क्रैश पर दुख जता रहा है। हादसे में प्लेन के दोनों पायलट्स की मौत हो गई, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे साबित होता है कि दोनों पायलट्स ने क्रैश लैंडिंग से पहले समझबूझ का परिचय दिया था। दोनों पायलट्स ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस नाकाम रहे। इस वीडियो को गौर से देखिए। कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर पायलट्स ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की थी।
इस एनिमेशन को गौर से देखिए। यहाँ एक लाइन से प्लेन गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ता हुआ ये प्लेन रनवे पर आया, लेकिन पायलट्स ने देखा कि रनवे पर पानी भरा हुआ है, प्लेन फिसल सकता है। तब उन्होंने प्लेन लैंड नहीं कराया, जबकि रनवे के पास से दोबारा हवा में उड़ गया। इसके कुछ ही मिनटों में एयर इंडिया का प्लेन दोबारा इस रनवे पर आया। इस बार पायलट्स ने रनवे पर पानी के खतरे का अंदाजा भांप लिया था, इसलिए पायलट्स ने बेहद सावधानी से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी बार की लैंडिंग में प्लेन रनवे पर फिसल गया और फिसलते हुए पास की 35 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गया। नीचे गिरते ही प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया। दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। अब इस प्लेन क्रैश को लेकर नई बात सामने आई है। बोइंग 737-800 विमान करीब 14 साल पुराना है। यह विमान कई देशों में हादसे का शिकार हो चुका है। नवंबर 2006 में यह एयर इंडिया एक्सप्रेस को दिया गया था। जुलाई महीने में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी बोइंग 737 विमान में तकनीकी खराबी का अंदेशा जाहिर किया था। इसके बाद डीजीसीए ने इसकी जांच के निर्देश भी दिए थे। हादसे की काली रात बीत गई, लेकिन अब भी घटनास्थल पर बेबसी के निशान हैं। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। पता करने की कोशिश हो रही है कि यह हादसा आखिरकार किस वजह से हुआ है। केरल विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है। डीजीसीए के अधिकारियों के मुताबिक विमान से उसका डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर को निकालने के लिए फ्लोर बोर्ड को काटा गया। मलबे को हटाने और ब्लैक बॉक्स को खोजने की तैयारी हो रही है। हादसे की जांच के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समेत एएआईबी, डीजीसीए और उड़ान सुरक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं। ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसे में विमान के पुर्जे उड़ गए। विमान के पुर्जे जिस तरह से बिखरे पड़े हैं, उससे जाहिर है मौत का वो मंजर कितना भयानक होगा। फिलहाल हादसे की हर स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षित लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सभी यात्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली और मुंबई से 2 विशेष विमान उड़ाने की व्यवस्था की गई है। जबकि इस हादसे के बाद एक नई बात भी सामने आई है। हादसे से 9 साल पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक सुरक्षा सलाहकार समिति के एक सदस्य ने चेतावनी दी थी कि करीपुर हवाई अड्डा असुरक्षित है। शुक्रवार को हुए हादसे से पता चलता है कि चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद अपने वतन लौटे लोगों को ये मंजर न देखना पड़ता। हादसे पर यूएस मिशन के हवाले से भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने दुख जताया है और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 123 लोग जख्मी हैं। इलाज के दौरान पता चला कि घायलों में 40 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 14 साल पुराने विमान के सफर पर निकले लोगों को क्या पता था कि वतन की जमीन पर पैर रखने से पहले ही मौत उनका इंतजार कर रही है। जाहिर है विमान हादसे का शिकार हुए मुंबई के कैप्टन डीवी साठे के घर मातम पसरा हुआ है। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला शख्स अकाल मौत का शिकार हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब उनके घर पर मातम है और यही हाल कैप्टन अखिलेश के घर पर भी है। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे इंडियन एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर थे। एनडीए के पूर्व छात्र थे। उन्हें राष्ट्रपति पदक भी प्रदान किया गया था। उन्होंने जून 1981 में सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ वायुसेना अकादमी को पास किया था। दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे। उनके दूसरे भाई करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। केरल के कोझिकोड में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ और इस हादसे में कई लोगों की मौतें हुई और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन ये हादसा और भी बुरा हो सकता था अगर कैप्टन डीवी साठे ने अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती। तो आज वो हमारे बीच नहीं है और आपको बता दें कि वो मुंबई के पवई स्थित इसी बिल्डिंग में रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ। और जैसे ही ये खबर मिली उसके बाद से ही जो लोग यहाँ पर हैं वो भी काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि उनका कहना है रोज़ाना वो यहाँ पर उनसे मिला करते थे, आना जाना होता था। भारतीय सेना से भी बहुत सालों तक जुड़े रहे, वायुसेना में विंग कमांडर की पोस्ट पर थे। पहला महाराष्ट्रियन ऑफिसर था जिसको फ्लाइंग के 8 प्राइज मिले थे। अब मेरे को यही होता कि भगवान ने हमको क्यों नहीं ले गया भगवान। कैप्टन साठे का जो पूरा परिवार था वो ही पूरी तरह से सेना से जुड़ा हुआ था। उनके भाई जो थे वो करगिल युद्ध में शहीद हुए, उनके पिता जो थे वो ब्रिगेडियर थे। और जिस तरह से उनके पड़ोसी बता रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हमेशा सबसे मिलना जुलना, 4 दिन पहले ही वो यहाँ से गए थे
तो अभी भी जो लोग हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब कैप्टन साठे जो हैं वो उनके बीच नहीं हैं और इस विमान हादसे में उन्होंने कैप्टन साठे को खो दिया है। और उधर सुशांत की डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। रिया की डायरी में ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ था? क्यों रिया एक डायरी लेकर सामने आई और क्यों उसने एक खास पन्ना लोगों के सामने रखा? रिया की डायरी का पूरा सच। क्या सुशांत और रिया के रिश्तों के राज एक डायरी से खुलेंगे? रिया ने दावा किया है कि बस यही एक सुशांत की संपत्ति है जो उनके पास है, डायरी का एक पन्ना। रिया ने दावा किया है कि उनके डायरी में सुशांत ने ये सारी बातें लिखी थी। ये लिखावट और इसमें लिखी एक एक बात सुशांत की ही है। अब देखिए इस डायरी में लिखा क्या है। सबसे ऊपर लिखा है ग्रेटिट्यूड लिस्ट, यानी वो चीजें जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, यानी मैं अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर लीलू इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में लीलू के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया का दावा है कि लीलू कोई और नहीं बल्कि रिया का भाई शौविक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर बेबू इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में बेबू के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया ने दावा किया है कि बेबू वही है। सुशांत ने प्यार से उनके लिए शब्द लिखे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर सर इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में सर के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया के मुताबिक सर कोई और नहीं बल्कि उनके पिता हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर मैम इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में मैम के लिए शुक्रगुजार हूँ। रिया के मुताबिक मैम उनकी माँ है। आई एम ग्रेटफुल फॉर फज इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में फज के लिए शुक्रगुजार हूँ। फज सुशांत का डॉगी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट लव इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में इतने प्यार के लिए शुक्रगुजार हूँ। जांच एजेंसियां डायरी के इस पन्ने की पड़ताल कर रही हैं। वहीं सुशांत के पिता के सिंह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि सुशांत के पैसे पर रिया और उसके परिवार की नजर थी। रिया ने सुशांत को उनसे दूर कर दिया था। वहीं उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी ठीक से जांच नहीं करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज तेज हो गई है। कैलिफोर्निया में सुशांत के लिए एक बिलबोर्ड लगाया गया है। यह तस्वीर सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट की है। इस पर लिखा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और इस बीच अहम खबर आ रही है। सुशांत मिस्ट्री केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को आज फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी रिया के भाई की कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स और आईटीआर को लेकर पूछताछ करना चाहती है। पिछले 2 साल में रिया और उसकी कंपनी के खातों से शौविक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उसको लेकर पूछताछ हो रही है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि रिया के खाते से 15 करोड़ नहीं मिले हैं। ईडी को ये पैसे कहीं और ट्रांसफर होने का शक है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री के मामले में अब असल जांच आगे बढ़ने लगी है और सबसे ज्यादा निशाने पर है सुशांत की लिव इन पार्टनर रही रिया चक्रवर्ती। ईडी ने रिया से पहले स्टेज की पूछताछ कंप्लीट कर ली है। ईडी के सवालों पर रिया के क्यों छूटे पसीने? ईडी के सवालों पर रिया ने क्या दिया जवाब? मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जब ईडी के दफ्तर पहुंची तो दुपट्टे से उनका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। मीडिया के कैमरों से खुद को बचाती हुई वो ईडी के दफ्तर पहुंची। उनके हाव भाव से साफ लग रहा था कि ईडी के सवाल पूछे जाने से पहले ही उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। रिया से ईडी के वो 8 सवाल क्या हैं, जिसका रिया चक्रवर्ती ने दिया जवाब। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने के आरोप पर ईडी ने 50 सवालों की फहरिस्त के साथ रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। देखिए वो 5 सवाल जिसका रिया ने दिया जवाब। ईडी का पहला सवाल, क्या आपने 15 करोड़ का हेरफेर किया है? रिया का जवाब, मैंने कोई हेरफेर नहीं किया, सभी बातें मनगढ़ंत हैं। ईडी का दूसरा सवाल, आपने मुंबई में 2 महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? रिया का जवाब, मैंने 7 फिल्में की हैं, वहां से पैसा कमाया है। ईडी का तीसरा सवाल, 14 लाख की कमाई तो 80 लाख का फ्लैट कैसे खरीदा? रिया का जवाब, मैंने सुशांत से पैसे नहीं लिए। ईडी का चौथा सवाल, सुशांत की कंपनी से आपका और आपके भाई का नाम क्यों जुड़ा है? रिया का जवाब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ईडी का 5वां सवाल, सुशांत की कंपनियों के फ्लैट आपके पिता के नाम पर क्यों रजिस्टर हैं? रिया का जवाब, मुझे याद नहीं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया ने 50 सवालों के जवाब में ज्यादातर में यही कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं या फिर याद नहीं है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रिया बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती कॉल डिटेल्स पहले ही सामने आ चुकी है जो पिछले 1 साल की है। इनमें रिया ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से 16 बार बात की है तो कई चौंकाने वाली कॉल डिटेल्स का भी पता चला।
और गुजरात के वलसाड़ में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है और अभी एक हफ्ते ही हुआ है कि यहां एक चलते हुए कंटेनर में आग लग गई थी और हफ्ते भर के भीतर ये वहां से आग की बड़ी खबर, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई है और दूर से दिखता हुआ धुएं का गुबार, आग की लपटें ये बता रही हैं कि आग कितनी भीषण है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में अपडेट नहीं है कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है। आग भीषण थी। फैक्ट्री किस चीज की थी? क्या कुछ ऐसी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस वहां रखे हुए थे जो इन्फ्लेमेबल थे, जिस पर आग जल्दी पकड़ सकती थी और इस वजह से आग इतनी भीषण होती चली गई? आग कैसे लगी? क्या ये शॉर्ट सर्किट था या इसमें किसी सैबोटाज की आशंका है? ये जल्द ही अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।